हेलो दोस्तों, मैं सारिम अशरफ आपका NSC टेट क्लासेस पर खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने एक नए सेशन के साथ हाज़िर हुआ हूँ। कुछ साथियों का ये कमेंट था कि सर उर्दू लैंग्वेज 2 का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया जाए। तो मैं आज उन्हीं लोगों के लिए जिन लोगों का सीटेट में लैंग्वेज 2 उर्दू है उसको लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप जानते हैं कि अगर आप लैंग्वेज 1 में किसी भी भाषा को रखते हैं तो आपको एक गद्य और एक पद दो बनाना होता है, जो कुल मिला के 15 होते हैं। और 15 जो प्रश्न होते हैं वो शिक्षण शास्त्र से होते हैं, पैडागोजी से होते हैं। और अगर आप किसी भाषा को लैंग्वेज 2 में रखते हैं तो उसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो एक गद्य और एक पद होता है, यानी एक नज़्म और एक नस्र होती है, वो नहीं होके सिर्फ 2 नस्र होती है जिसको आपको बनाना होता है। यानी जो 2 पैसेज होता है उसी को बनाना होता है, नज़्म नहीं होती है। सिर्फ इतना फ़र्क होता है, बाकी कुछ भी फ़र्क नहीं होता। तो मैं आज उन भाइयों के लिए जिनका लैंग्वेज 2 उर्दू है उनके लिए एक नए सेशन के साथ हाजिर हुआ हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। नीचे हिस्सा 5 ज़बान 2 उर्दू जिनका है, नीचे दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 121 ता 128। इस पैसेज को पढ़ के, इस नस्र को पढ़ के हमको जो है 121 से 128 जो है उनको हल करना है। केरला में ज़्यादातर इलाका कैसा है? इलाका का मतलब है क्षेत्र। मैदानी, पथरीला, बंजर। बंजर का मतलब है जहाँ पे कुछ होता नहीं है, खाली जगह, चटियल मैदान, पहाड़ी। तो हम इस इक़्तिबास को पढ़ के इसका जवाब देते हैं। रियासत, रियासत का मतलब राज्य। रियासत केरला कर्नाटक के जुनूब मगरिब में वाक़ है। जुनूब का मतलब दक्षिण, मगरिब का मतलब पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम में वाक़ है, यानी स्थापित है, या स्थित है। इस रियासत कर्नाटक और तमिलनाडु की सरहदें मिलती हैं, जो उनकी सरहद है, बॉर्डर है, मिलती है। केरला में चारों तरफ नारियल के दरख्त ही दरख्त है ना। केरला के माने नारियल का घर है, यही वजह है कि इस रियासत का नाम केरला पड़ा है। यहाँ की ज़बान मलयालम है। कथाकली यहाँ का मशहूर नाच है और ओणम यहाँ का ख़ास त्यौहार है। जुनूबी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश केरला ही में होती है। यहाँ का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है। तो आपसे ये पूछा जा रहा था कि केरला में ज़्यादातर इलाका कैसा है, तो केरला का जो है ज़्यादातर इलाका जो दोस्तों वो आपको जवाब मिल गया होगा कि उसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो क्या है, पहाड़ी है। चलिए आगे देखते हैं। केरला के हरे भरे जंगलों में किसके झुंड नज़र आते हैं? झुंड का मतलब है समूह, ग्रुप, है ना। बंदरों के झुंड, हाथियों के झुंड, हिरणों के झुंड, टिड्डियों के झुंड। चलिए जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे पढ़ते हैं। गर्मी भी बहुत पड़ती है। केरला में समंदर जगह जगह अंदर तक चला गया है और यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। केरला के हरे भरे जंगल देखने के काबिल हैं। इन जंगलों में हाथियों के झुंड नज़र आते हैं। तो किनके झुंड के झुंड नज़र आते हैं दोस्तों? तो हाथियों के, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। 123 नंबर देखते हैं। केरला के जंगलों में और कौन से दरख्त पाए जाते हैं? शीशम और सागवान के, पाम और खजूर के, चीड़ और सफ़ेदे के, रोज़ोड और सागवान के। चलिए इक़्तिबास को देखते हैं। इनमें रोज़ोड और सागवान के दरख्त भी पाए जाते हैं। तो कौन से दरख्त पाए जाते हैं? तो रोज़ोड और सागवान के। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन है। सरहद की जमा है, जमा का मतलब है प्लूरल, है ना, कि सरहद की जमा क्या होती है? सराहिद, सराहिदों, सराहिदें, सरहदें। तो सरहद की जमा होती है दोस्तों सरहदें। सरहद की जमा क्या होती है दोस्तों? सरहदें होती है। सरहद की जमा क्या होती है? सरहदें होती है। चलिए 125 देखते हैं। ख़ास का मुतज़ाद है। मुतज़ाद का मतलब होता है उल्टा, विलोम, है ना। क्या होता है? उल्टा, विलोम। तो ख़ास का मुतज़ाद है मामूली, मखसूस, खासियत, आम। तो हम बोलते हैं ना आम ख़ास, है ना, ख़ासो आम बोलते हैं ना, है ना। सामान्यो विशिष्ट, जनरलो स्पेसिफिक, है ना, इस तरह का शब्द हम बोलते हैं। तो इसको कहते हैं ख़ास का जो मुतज़ाद होगा वो आम हो जाएगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 126 नंबर देखते हैं। रियासत केरला से
किन दो रियासतों की सरहदें मिलती हैं? उड़ीसा और चेन्नई, आसाम और मणिपुर, आंध्र प्रदेश और बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु। चलिए फिर इक़्तिबास को देखते हैं। इक़्तिबास को जहाँ चूँकि हमारा इक़्तिबास पूरा हो गया था तो फिर से अब हम शुरू करेंगे। देखिए, रियासत केरला कर्नाटक के जुनूब मगरिब में वाक़ है। इस रियासत से कर्नाटक और तमिलनाडु की सरहदें मिलती हैं। किन की सरहदें मिलती हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु की सरहदें मिलती हैं। किन की सरहदें मिलती हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु की। चलिए देखते हैं 126 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि रियासत केरला से किन दो रियासतों की सरहदें मिलती हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन कि कर्नाटक से जो है रियासत केरला से जो है कर्नाटक और तमिलनाडु की सरहदें मिलती हैं। चलिए 127 देखते हैं। केरला में चारों तरफ कौन से दरख्त नज़र आते हैं? नारियल के दरख्त, सेब के दरख्त, आम के दरख्त, केले के दरख्त। तो आप जानते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। चलिए, लेकिन फिर भी हम इसको इक़्तिबास को पढ़ेंगे। केरला में चारों तरफ नारियल के दरख्त ही दरख्त नज़र आते हैं, तो क्या होगा? नारियल के दरख्त जो है क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा। मैं आपको इक़्तिबास पढ़ने का तरीक़ा बता रहा हूँ कि जिससे आप जो है सीटेट में आसानी से इक़्तिबास को पढ़ सकें। 128 देखिए, केरला का ख़ास त्यौहार कौन सा है? दशहरा, ओणम, क्रिसमस या पोंगल। फिर हम इक़्तिबास की तरफ जाते हैं और जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे पढ़ते हैं। केरला के माने नारियल का घर है। यही वजह है कि इस रियासत का नाम केरला पड़ा। यहाँ की ज़बान मलयालम है। कथाकथी यहाँ का मशहूर नाच है और ओणम यहाँ का ख़ास त्यौहार है। तो केरला का जो ख़ास त्यौहार है दोस्तों वो कौन सा है? ओणम। केरला का ख़ास त्यौहार कौन है? ओणम। यानी 128 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जवाब 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए, ये 8 सवालात हमारे हो चुके हैं। फिर यहाँ है, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ये नस्र है, इसको पढ़ के हमको जवाब देना है। बागबानी किस तरह का काम है? मुश्किल और सख्त काम, आराइश व ज़ेबाइश का काम, सजावट और मीनाकारी का काम, मेहनत से भरपूर काम। चलिए इक़्तिबास को देखते हैं। बागबानी शुरू करने के लिए सबसे अच्छा मौसम बरसात है। बरसात के मौसम में ज़मीन नम रहती है ना, भीगी हुई रहती है। गर्मी के मौसम में ज़मीन सूख जाती है और सूखी ज़मीन पे पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता। पौधों के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है: ज़मीन या मिट्टी, दूसरी चीज़ पानी और तीसरी चीज़ धूप और रोशनी है। बागबानी आराइश व ज़ेबाइश का काम है। बागबानी किस तरह का काम है दोस्तों? तो बागबानी जो है आराइश व ज़ेबाइश का काम है, खूबसूरती वाला काम है। चलिए ऑप्शन हो जाएगा। 130 नंबर देखते हैं। बागवानी करते वक्त रोज़ाना थोड़ा काम करने के अलावा और दूसरा क्या करना चाहिए? बाग में दवाई छिड़कनी चाहिए, बाग में खाद अच्छी तरह डालनी चाहिए, परिंदों से बचाना चाहिए, बाग की हिफाजत अच्छी तरह करनी चाहिए। चलिए देखते हैं। हमेशा क्यारियाँ सीधी और सलीक़े से बनानी चाहिए। बागबानी करते वक्त 2 बातों का हमेशा ख्याल रखना ज़रूरी है। पहला ये कि थोड़ा थोड़ा काम रोज़ाना करना बेहतर होता है। दूसरे ये कि बागबानी की हिफाजत अच्छी तरह करें। क्या करना चाहिए? बागबानी की हिफाजत अच्छी तरह करना, ये दूसरा काम है। यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है ये हमारा जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं 131। ख्याल की जमा है ख्यालातें, ख्यालातों, ख्यालातें, ख्यालात। तो ख्याल की जमा जो होती है दोस्तों वह ख्यालात होती है। चलिए देखते हैं। धूप का मुतज़ाद है यानी उल्टा है छाँव, साया, छाया, अंधेरा। तो धूप का उल्टा हो जाएगा दोस्तों छाँव। धूप का उल्टा क्या हो जाएगा? धूप का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? छाँव हो जाएगा। चलिए 33 नंबर देखते हैं। ज़मीन किस मौसम में नम रहती है? बरसात के मौसम में, सर्दी के मौसम में, पतझड़ के मौसम में, बहार के मौसम में। तो आप जानते हैं कि जो ज़मीन होती है वो बरसात के मौसम में होती है। चूँकि इक़्तिबास से जवाब देना है तो फिर आप इक़्तिबास में देख सकते हैं कि दूसरा लाइन है वो कह रहा है कि बरसात के मौसम में ज़मीन नम रहती है। तो यहाँ से आपको जवाब मिल गया और ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा 1 कि बरसात के मौसम में क्या होती है? ज़मीन नम रहती है। 134 देखते हैं। कैसी ज़मीन पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता? रेतीली ज़मीन पर, पथरीली ज़मीन पर, बंजर ज़मीन पर, सूखी ज़मीन पर। चलिए इक़्तिबास को देखते हैं।
गर्मी के मौसम में ज़मीन सूख जाती है और सूखी ज़मीन पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता, यानी सूखी जो ज़मीन होती है उस पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता। तो 134 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जवाब जो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। चलिए 135 नंबर सवाल देखते हैं। बागवानी करते वक्त हमेशा क्यारियाँ कैसी बनानी चाहिए? बहुत करीब करीब बनानी चाहिए, टेढ़ी बनानी चाहिए, सीधी और सलीके से बनानी चाहिए, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनानी चाहिए। चलिए इक़्तिबास को पढ़ते हैं और इसका जवाब देते हैं। पौधों के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ज़मीन या मिट्टी, दूसरी चीज़ पानी और तीसरी चीज़ धूप और रोशनी। बागबानी आराइश व ज़ेबाइश का काम है। हमेशा क्यारियाँ सीधी और सलीके से बनानी चाहिए। कैसे बनानी चाहिए दोस्तों? हमारे हमेशा क्यारियाँ सीधे और सलीके से बनानी चाहिए। तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर जो ऑप्शन है वो इसका जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि 10 से 11 मिनट के अंदर में हमने क्या किया कि 15 सवालात को जो है हमने हल कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा फ़न तदरीस शुरू होता है, जिसको आपको अच्छे से समझने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। इक़्तिबास को बनाना, इसमें कोशिश होगा आपका कि 15 से 15 जो है जो सवाल है वो अच्छी तरह से आपके हल हों और उसमें आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। और उर्दू में टोटल जो है आप ये मान के चलिए कि हमको 28, 29, 30 नंबर तक लाना है इंशाअल्लाह। चलिए शुरू करते हैं आगे। हिदायत, नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। मुतबादिल का मतलब होता है दोस्तों अल्टरनेटिव, वैकल्पिक का। 136 नंबर सवाल का रहा है, आप बच्चों को लिखने के बारे में बताने के लिए एक उस्ताद की हैसियत से क्या करेंगे? आप बच्चों को लिखने के लिए बता रहे हैं कि कैसे लिखना है, तो एक उस्ताद के नाते आप बच्चों को क्या कहेंगे? बच्चों को अपने ख़यालात कलम बंद करने का मौका फराहम किया जाएगा। बच्चों को ये कहेंगे कि आपके जो ख़यालात हैं, आपको के जो विचार हैं, वो आप क्या करें, लिखें। दूसरा है बच्चों से पहले याद करने और फिर खुशखत अंदाज में एक इक़्तिबास लिखने के लिए कहा जाएगा। या ये कहेंगे कि पहले कहेंगे कि आप याद कर लीजिए, फिर एक बेहतरीन अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में क्या करना है, एक इक़्तिबास लिखना है, एक निबंध लिखना है। तीसरा कहेंगे बच्चों को तख्ते स्याह से हरूफ को लिखने का मौका फराहम किया जाएगा। आप क्या करेंगे कि ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे क्या करेंगे, आप कुछ लिख देंगे और बच्चों को कहेंगे कि आप नकल करके लिखें। चौथा है बच्चों से उस ज़बान के हरूफ तहज्जी लिखने के लिए कहेंगे, या ये कहेंगे कि उस किसी भी ज़बान का जो हरूफ तहज्जी होता है, अल्फ़ाबेट्स होता है, वर्णमाला अक्षर होते हैं, उसको क्या कहेंगे, आप लिखने के लिए कहेंगे। तो क्या कहेंगे दोस्तों, बेहतरीन जो होगा वो ये होगा कि बच्चों को अपने ख्याल कलमबंद करने का मौका, अवसर फराहम करें, उसको उसका अवसर दें कि वह अपने बात को जो है लिख सकें, कह सकें। 137 नंबर देखते हैं दोस्तों। बच्चों के लिए तदरीसी आमूजिशी मवाद, शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता क्या है? यानी जब आप बच्चों के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करेंगे, इंतखाब करेंगे, तो सबसे मुख्य बिंदु क्या होगा आपके सामने, किस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है? उसे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, उसे सिर्फ तलबा का तैयार करदा होना चाहिए, यानी ऐसे सहायक सामग्री का इस्तेमाल करेंगे जो बच्चों ने तैयार किया हो। तीसरा है उसे सियाक के मुताबिक और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए। सियाक का मतलब होता है दोस्तों पस मंज़र, कॉन्टेक्स्ट। तो या ऐसा होगा कि जो तदरीसी आमूजिश मवाद हैं, शिक्षण सहायक सामग्री हैं, वो क्या हो कि वो पस मंज़र में हो, और वो क्या हो कि आपके जो असबाक हैं, सबक हैं, चैप्टर हैं, उससे संबंधित हो, मरबूत हो, ऐसा होना चाहिए। चौथा, उसे करीबी बाज़ार में दस्तयाब होना चाहिए। दस्तयाब का मतलब है मौजूद होना चाहिए, जो आपकी नज़दीकी मार्केट है वो वहाँ पे मौजूद हो, ऐसा जो है TLM का आप इस्तेमाल करेंगे। तो आप जानते हैं दोस्तों कि हमको ऐसे TLM का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए जो बच्चों के मुताबिक हो और उसको मरबूत करता हो, उसको जोड़ता हो। यानी तीसरा नंबर जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम आप लोगों के लिए थोड़ा जल्दी करते हैं, है ना, कुछ वीडियो बड़ी हो जाती है तो फिर आप लोग परेशान होते हैं। चलिए 138 नंबर देखते हैं। दूसरी जमात के चंद तलबा, हालांकि हम क्लास में इतनी तेज़ी नहीं करते हैं, है ना, जो लोग हमसे पढ़ते हैं वो जानते हैं। दूसरी जमात के चंद तलबा
को बाज़ सूतियों की अदायगी में परेशानी होती है। यानी दूसरी जमात के कुछ तलबा हैं जिनको बाज़ सूतियों, सूती कहते हैं आवाज़, सूत कहते हैं आवाज़ को, तो बाज़ आवाज़ों की अदायगी में, उच्चारण में उनको परेशानी होती है। तलबा की इस परेशानी को हल करने के लिए, उसको दूर करने के लिए सबसे मुअस्सर यानी प्रभावित हिकमत अमली रणनीति क्या होगी कि कुछ जो बच्चे हैं उनको बोलने में जो दुश्वारी हो रही है, तो इसको दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन रणनीति क्या हो सकती है? उसे हम काफ़िया लफ्ज़ों और पूरे लफ्ज़ में सूतिया की तख्लीक और शनाख्त जैसी जोड़ों और सरगर्मी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। उसको ये करना है कि जो हम काफ़िया लफ्ज़ होते हैं, यानी एक तरह के लफ्ज़ होते हैं जैसे काम, नाम, दाम, शाम, राम, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। दूसरा है मतन को बआवाज़ बुलंद पढ़ना और सूतियों को नुमाया करके उनके इस्तेमाल की इताअत करना। या ये करेंगे कि जो मतन पढ़ेंगे, जिसको मतन होता है, टेक्स्ट होता है, हम उसको आवाज़ से पढ़ेंगे और जो आवाज़ होती हैं उसको हम नुमाया करेंगे, साफ़ करेंगे। कोई भी आवाज़ हमारी कठिनी नहीं चाहिए ताकि बच्चों को समझने में किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। तीसरा है तलबा को मश्क दी जाए ताकि उसे बार बार दोहरा कर अपनी परेशानी पर काबू पाएँ, कंट्रोल पाएँ। उसको मश्क करने के लिए, अभ्यास करने के लिए दे दिए ताकि वो क्या करें, बार बार उसको दोहराते रहें। चौथा है इंसानी मुंह के एक मॉडल के इस्तेमाल से ख़ास सूतिया की हामिल अदायगी के नुक्तों को पेश करना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे बेहतरीन तरीक़ा जो होगा वो होगा मतन को बाआवाज़ बुलंद पढ़ना, यानी उस्ताद जो बुलंद ख़ानी के साथ पढ़ेंगे और जो जिन शब्दों के उच्चारण में बच्चों को परेशानी हो रही है उसको साफ़ तौर पे और स्थिरता के साथ, जो आराम के साथ उसको बोलेंगे ताकि बच्चे बआसानी सुन सकें और उसको दोहरा सकें। चलिए 139 नंबर देखते हैं, तदरीस के किस तरीक़े में, तदरीस शिक्षण, तदरीस के किस तरीक़े में पहले क़वायद के उसूलों पर तवज्जो दी जाती है। यानी पहले जो है व्याकरण के जो उसूल हैं वो बता दिए जाते हैं, नियम है वो बता दिए जाते हैं, फिर उसी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें पेश की जाती है। बहुत आम फहम मशहूर सवाल है कि कौन सा ऐसा तरीक़ा है कि जिसमें हम पहले उसूल बता देते हैं फिर मिसालें लेते हैं। एक तरीका तो ऐसा है। दूसरा तरीका है कि पहले हम मिसालें लेते हैं फिर उसूल की तरफ जाते हैं। तो आप जानते हैं कि पहले अगर हम मिसाल उसूल बता देते हैं, नियम बता देते हैं, फिर उदाहरण की तरफ जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं पहले नियम बताते हैं फिर उदाहरण की तरफ जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं निगमनात्मक विधि, जिसको डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं। और अगर हम पहले उदाहरण लेते हैं फिर हम उसूल की तरफ जाते हैं, नियम की तरफ जाते हैं, तो इसको कहते हैं इंडक्टिव मेथड। अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो चूँकि उर्दू में है तो आपको ये जानना है कि इंडक्टिव मेथड को जो है उर्दू में कहते हैं इस्तिक़राई तरीक़ा। इंडक्टिव मेथड को क्या कहते हैं, इस्तिक़राई तरीक़ा। यानी इस्तिक़राई तरीक़ा में जो है पहले हम उदाहरण लेंगे, मिसालें लेंगे और उसके बाद उसूल बताएंगे। और डिडक्टिव मेथड को कहते हैं इस्तिखराजी तरीक़ा। इसमें हम क्या करेंगे कि पहले बच्चों को उसूल बता देंगे फिर हम उसके उदाहरण लेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तदरीस के किस तरीक़े में पहले क़वायद के उसूलों पर तवज्जो दी जाती है, जोर दिया जाता है, फिर उसी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें पेश की जाती हैं। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा 1 नंबर जो हमारा ऑप्शन है कि ये इस्तिखराजी तरीक़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस्तिखराजी तरीक़ा हो जाएगा। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। 140 नंबर देखते हैं, आमोज़गार किस तरह ज़बान का इक्तिसाब करता है। आमोज़गार किस तरह ज़बान का इक्तिसाब करता है, ज़बान की साख्त का तज्ज़िया करके, यानी ज़बान की जो साख्त है, उसका स्ट्रक्चर है, उसका ढांचा है, उसका तज्ज़िया करके, यानी उसका एनालिसिस करके, उसके विश्लेषण करके, संश्लेषण करके उसका जो है तब इक्तबास करता है, इक्तिसाब करता है। ज़बान के अदब का मुताला करके या किसी भी ज़बान का जो साहित्य होता है, लिटरेचर होता है, उसका स्टडी करने के बाद ज़बान का इक्तिसाब करता है। तीसरा, ज़बान के बोलने वालों की सकाफ़त का मुताला करके, या जो ज़बान के बोलने वाले लोग हैं उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो कल्चर है, उनका स्टडी करने के बाद। और चौथा है फितरी तामुली माहौल में ज़बान को बरत कर, या जो नेचुरल माहौल होता है, इन्वायरमेंट होता है, इसमें क्या करता है बच्चे कि ज़बान को बरत कर यानी बोल कर क्या करता है, ये जो है सीखता है। तो आप जानते हैं कि जो ज़बान का इक्तिसाब, 2 चीज़ें होती हैं दोस्तों, समझ लीजिए। इस प्रश्न को, इस सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आमोज़गार किस तरह ज़बान का इक्तिसाब करता है।
इक्तिसाब का मतलब होता है दोस्तों भाषा अर्जन। ज़बान का इक्तिसाब का मतलब होता है कि भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन जानते हैं आप कि वो खुद ब खुद होता है, इसको किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, बच्चा खुद ब खुद सीखता है। और भाषा अधिगम कहते हैं कि जिसमें आपको सिखाने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ कह रहा है कि ज़बान का इक्तिसाब यानी कि आप भाषा अर्जन कैसे करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं आप फितरी माहौल में करते हैं। तो यहाँ पे ज़बान की इक्तिसाब की बात हो रही है। अगर ज़बान की आमोजिश की बात होती तो फिर हमको क्या करना पड़ता कि उसकी साख्त को समझना पड़ता, उसके लिटरेचर को समझना पड़ता, उसके व्याकरण को समझना पड़ता, हमको सीखना पड़ता। तो आसान है कि फितरी तामुल, यानी फितरी का मतलब है नेचुरल, तामुल का मतलब है बातचीत, है ना, माहौल है। तो फितरी जो बातचीत होती है उसके ज़रिए से हम क्या करते हैं ज़बान को सीखते हैं। इसमें किसी कायदे की आवश्यकता नहीं होती है, कायदे की, व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। 141 नंबर देखते हैं दोस्तों, दर्ज झेल में से कौन लतीफ़ हरकी महारत को फ़रोग़ देने की मिसाल है। दोस्तों इस सवाल को अच्छी तरह समझिए कि आपने पढ़ा होगा कि दो चीज़ें होती हैं, दो महारत होती है। एक होता स्थूल गति कौशल, दूसरा होता है सूक्ष्म गति कौशल। स्थूल गति कौशल उसको कहते हैं जिसमें आपकी बड़ी बड़ी जो पेशियां हैं, मांसपेशियां, वो क्या करती हैं, काम करती हैं। जो जिस्म के बड़े बड़े आज़ा हैं वो उसमें गति करते हैं, उसमें उसकी जो है उसका काम होता है। और सूक्ष्म कहते हैं जिसमें आपकी जो छोटी छोटी मांसपेशियां हैं वो कार्य करती हैं। तो यहाँ कह रहा है लतीफ़ हरकी महारत। लतीफ़ का मतलब होता है सूक्ष्म, है ना, नर्म, और हर की महारत है ना वही। तो लतीफ़ हर की महारत को फ़रोग़ देने की मिसाल कौन है, यानी ऐसी कौन सी मिसाल है जिसमें आपको सूक्ष्म कौशल की आवश्यकता पड़ती है, महारत की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जगह पे जो इसका जवाब दे दिया गया है, आंसर दिया गया है कि उछलना और कूदना। हालांकि उछलने और कूदने में आप लतीफ़ हर की महारत का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पे कसीफ़ हर की महारत का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। और दूसरा है लिखना, तीसरा है पढ़ना, और चौथा है चढ़ना। तो इसमें जो लतीफ़ हर की महारत है दोस्तों वो हो जाएगा आपको लिखना। लिखने में आपको कम जो है क्या होती है आपकी मांसपेशी, आपकी जिस्म के जो आज़ा है उसका इन्वॉल्वमेंट कम होता है। उछलने कूदने में तो आपका पूरा जिस्म जो इन्वॉल्व होता है। पढ़ने में जो आपके का जो मुंह होता है, आपका जो होता है वो पूरी तौर पे हरकत में होता है। और चढ़ने में भी आपके जो जिस्म के बहुत सारे आज़ा हरकत में होते हैं, तो इसका लिखना हो जाएगा। बहुत सारी जगहों पे उछलना कूदना दे दिया गया है, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है, चूँकि यहाँ लतीफ़ हर की महारत की बात किया जा रहा है, कसीफ़ की बात नहीं किया जा रहा है। 142 नंबर देखते हैं, उस्ताद के ज़रिए पूछे गए सवालात में से कौन सवाल क्लासरूम में कसीर लिसानियत को फ़रोग़ देता है। कि उस्ताद को सवाल पूछते हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सवाल ऐसा है कि जो कसीर लिसानियत को यानी बहुभाषिकता को, मल्टीलिंगुअल को बढ़ावा देगा। सब्जियों के नाम अपनी ज़बान में लिखिए। बच्चों से कहा जा रहा है कि जो सब्ज़ी हैं उसके नाम अपनी ज़बान में लिखिए, आप जो भी ज़बान को जानते हैं। दूसरा कह रहा है क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है, इसका जवाब तो फ़ौरन हो जाएगा। तीसरा है कि क्या तुम ख़त लिख चुके हो। चौथा है एक गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। तो कसीर लिसानियत को फ़रोग़ देने का जो सबसे बेहतरीन सवाल होगा वो ये होगा कि सब्जियों के नाम अपनी ज़बान में लिखें। तो बच्चे जिस ज़बान को जानने वाले होंगे उस ज़बान में लिखेंगे, जिससे कसीर लिसानियत को क्या होगा, फ़रोग़ होगा। चलिए 143 नंबर सवाल देखते हैं, इब्तिदाई दर्जात में नज़मों को पढ़ाना चाहिए क्योंकि ये, यानी इब्तिदाई दर्जात जो होती है, प्राथमिक कक्षाएं होती हैं, उसमें कविताएं, नज़में पढ़ी जाती हैं। इनको पढ़ाने का मकसद क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, इनको क्यों पढ़ाया जाता है ना। प्राथमिक दर्जात में, कक्षाओं में जो है कविताओं को क्यों पढ़ाया जाता है, कविताओं को पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है, यह आपको बताना है। आमोज़गारों को नज़्म ज़ब्त में रखती हैं, यानी कविताएं जो होती हैं वो आमोज़गारों को नज़्म ज़ब्त यानी अनुशासन में रखती है, डिसिप्लिन में रखती है। अच्छा, दूसरा है आमोज़गारों को हदफ़ ज़बान के क़वाइद के आमोजिश में माविन होती है। आमोज़गार आप जानते हैं लर्नर, शिक्षार्थी जिसको कहते हैं आप, कि आमोज़गारों को हदफ़ ज़बान, हमने आपको कई मरतबा बताया कि हदफ़ ज़बान का मतलब होता है दूसरी ज़बान, मेयारी ज़बान, जिसको लैंग्वेज 2 कहते हैं, है ना, जिसको आपको सीखने की आवश्यकता होती है। तो आमोज़गारों को हदफ़ ज़बान के क़वाइद की आमोजिश में मुआविन होती है, मददगार होती है, हेल्प करती है।
तीसरा, मुश्किल अल्फाज की वजाहत और फिर जुमला साजी में आमोज़गारों की मदद करती है। इसलिए हम नज़मों को पढ़ाते हैं कि जो मुश्किल अल्फाज हैं उसकी वजाहत हो सके, उसकी व्याख्या हो सके, उसका एक्सप्लेन हो सके, और फिर जो जुमला का निर्माण है उसमें जो है आमोज़गारों की मदद हो सके। और चौथा है कि आमोज़गारों को हदफ ज़बान बोलने का मौका फराहम करती हैं। या ये है कि हम जो नज़मों को डालते हैं वो इसलिए डालते हैं कि वो जो हदफ ज़बान है यानी दूसरी ज़बान है, इसको बोलने का जो है वो क्या होता है, नज़में क्या होती हैं, मौका देती है। बिल्कुल दोस्तों यही चीज़ है कि जब जो नज़में होती है वो मुख्तसर होती है, जब आप उसकी व्याख्या करते हैं तो व्याख्या करने में क्या होता है कि आपके बोलने की जो महारत होती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क होता है। तो इसका चौथा नंबर जो है यही हो जाएगा, इसीलिए हम नज़मों को दाखिल करते हैं। 144 नंबर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। एक उस्ताद ने क्लासरूम में सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का फैसला किया। यानी उस्ताद ये चाह रहे हैं कि बच्चों में सुनने की जो गतिविधि है उसको क्या किया जाए, उसको अंजाम देना है। उसने इस अमल में आमोज़गारों को शामिल करने के लिए चंद गौर-व-खोज़ की सरगर्मियाँ कामों का मंसूबा बनाया। यानी उस्ताद ये चाह रहे हैं कि हम बच्चों के अंदर सुनने की सरगर्मी को बढ़ावा दें, और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि बच्चों के अंदर कैसे जो है सरगर्मी बढ़ानी है, उसके अंदर सुनने की जो महारत कैसे बढ़ानी है, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि कुछ सवालात बनाए, कुछ मंसूबे बनाए, जैसे दिलचस्पी पैदा करने और बहस व मुबाहसा के लिए कुछ तफ्तीशी सवालात बनाए, तफ्तीशी सवालात जिससे आप बच्चे को पूछ सके। इस तरह की तैयारियां होती है। तो ये जो तैयारी हो रही है, जो उस्ताद ने बच्चों के अंदर सुनने की सरगर्मी को बढ़ाने के लिए बनाया है, उसको हम क्या कहते हैं, सुनने के दरमियान की सरगर्मियाँ, यानी जब बच्चे सुनेंगे उसके दरमियान की सरगर्मियाँ हैं, सुनने के बाद की सरगर्मियाँ हैं, सुनने की सरगर्मियों की तौसी व इत्तिबा है कि जो सुन रहे हैं उसकी तौसी करना, उसकी व्याख्या करना, उसका विस्तार करना या उसको मान लेना, इत्तिबा करना, उसकी फरमाबरदारी करना। और चौथा है सुनने से पहले की सरगर्मियाँ। तो जो चूँकि मंसूबा जब भी हम बनाएंगे तो वो पहले होगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों कि सुनने से पहले की सरगर्मियाँ, ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 145 नंबर क्या कह रहा है। 145 नंबर कह रहा है दोस्तों कि दर्ज झेल में से कौन ज़बान की क्लास में तस्वीर पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है। कि यहाँ भी ये कहा जा रहा है कि हम ज़बान की क्लास में ख़ास तौर से छोटे बच्चों की क्लास में तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं। तो तस्वीर के इस्तेमाल के हवाले से कौन बात सही है ये नहीं पूछा जाता रहा, कौन बात सही नहीं है ये पूछा जा रहा आपसे। ये बच्चों को अपने इजहार और तस्वीरों की बुनियाद पर कुछ लिखने का मौका फराहम करता है। तो ये बात तो सही है कि जो तस्वीर होती हैं ये बच्चों को अपने अभिव्यक्ति और तस्वीरों को आधार बना के कुछ लिखने का मौका देती है। ये बात तो क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा है ये बच्चों को ख़याली दुनिया और क्लास में तख्लीक़ियत का मौका फ़राहम करती है। या ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये बच्चों को क्या करती हैं कि जो ख़याली दुनिया होती है उसमें घूमने का और उसके अंदर सृजनात्मकता होती है, तख्लीक़ियत का मतलब होता है सृजनात्मकता, उसको बढ़ावा देती है। ये बात भी सही है। तीसरा है ये बच्चों को सुनने की महारत को फ़रोग़ देने का मौका फ़राहम करता है। अच्छा, तस्वीरों से आप कैसे सुनेंगे, तस्वीरों से आप क्या कैसे सुनेंगे, तो ये नहीं होगा। चौथा, बच्चों को तस्वीर के मुशाहदे का मौका फराहम करता है। मुशाहदा का मतलब ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण। तो बच्चों को क्या होता है कि तस्वीर के मुशाहदे का मौका यानी उसका निरीक्षण का मौका मिलता है। तो बिल्कुल ये सही है। तीसरा वाला जो ऑप्शन है कि ये बच्चों को सुनने की महारत को फ़रोग़ देने का मौका फराहम करता है, तो वो तस्वीरें कैसे सुनने का मौका फराहम करेगी, तो ये वाला जो है क्या है, ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए 146 नंबर देखते हैं। यहाँ तक कि इब्तिदाई ख़वानदगी की सतह पर, इब्तिदाई ख़वानदगी की सतह पर यानी प्राथमिक साक्षरता के स्तर पर खाली जगह शुमार लिखने में होता है। आपको ये बताना है, सवाल ये कह रहा है कि नीचे 4 गतिविधियाँ दी गई हैं, लफ्ज़ों को लिखने, जुमला बनाने, ड्राइंग करने, हरूफ बनाने। ये 4 गतिविधि हैं जिसको आपको ये बताना है कि इब्तिदाई ख़वानदगी की सतह पर इसका शुमार क्या होता है, लिखने में होता है। ये 4 गतिविधि में से कौन ऐसी गतिविधि है जिसका शुमार इब्तिदाई ख़वानदगी की सतह पर लिखने में किया जाता है। तो आप जानते हैं कि इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा कि ड्राइंग,
छोटा छोटा बच्चों को आप देखते हैं कि छोटी छोटी किताबें जो मिलती हैं उसमें लिखना ज़्यादा नहीं होता, उसमें ड्राइंग करना होता है ना। देखते हैं कि हाथी है, उसको बुंदा बुंदा से बनाया है, बच्चों को उसको घेरना होता है, उसको मिलाना होता है ना। या क्या होता है कि बच्चों को रंग भरना होता है। तो इस तरह की गतिविधियाँ जो है इसका शुमार छोटे बच्चों के लिए हम क्या करते हैं, लिखने में करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आप जानते हैं कि जो भाषा सीखने की महारत है वो 4 होती है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और ये स्टेप बाय स्टेप होता है कि अगर कोई बच्चा सुनने की पूरी महारत हासिल करेगा तब बोलने, फिर बोलने की जब उसके अंदर आएगी तब पढ़ने, फिर पढ़ने के आएगी तब लिखने। इसमें क्या है, एक जो है क्रम है, एक स्तर है और उसके हिसाब से आगे बढ़ता है। चलिए 147 नंबर देखते हैं। दर्ज झेल में से कौन आमोज़गारों की ज़बान की जांच के बारे में सबसे अहम है? कि आप आमोज़गारों के ज़बान की भाषा की जांच करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे अहम जो आपके लिए जो टूल होगा वो कौन होगा? रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, तामुल, तामुल का मतलब बातचीत, और चौथा है चेक लिस्ट। तो आप जानते हैं कि पोर्टफोलियो जो है वो सबसे बेहतरीन आपका होगा, क्योंकि बच्चे की हर तरह की गतिविधि जो है वो पोर्टफोलियो में शामिल होती हैं। इसलिए आपको पोर्टफोलियो क्या होगा, बच्चों के आमोज़गार में सबसे ज़्यादा क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा। 147 नंबर देखते हैं। अच्छा 147 नंबर तो कर चुके। 148 नंबर देखते हैं। दर्ज झेल में से कौन ज़बान के इक्तिसाब में बच्चों के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है? देखिए दोस्तों, फिर यही इस तरह का क्वेश्चन जो पीछे भी गुजरा था, यहाँ पे कह रहा कि दर्ज झेल में से कौन ज़बान के इक्तिसाब में, ज़बान की आमोजिश की बात नहीं कर रहा है, भाषा अधिगम की बात नहीं कर रहा है, बल्कि भाषा अर्जन की बात कर रहा है। इक्तिसाब बोल रहा है ना, आमोजिश तो नहीं बोल रहा है। आमोजिश बोलता तब तो अधिगम होता। यहाँ कह रहा कि दर्ज झेल में से कौन ज़बान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है। तो इक्तिसाब जो भाषा का इक्तिसाब होता है वो तो सबसे पहले परिवार में होता है। तो ये क्या हो जाएगा, घर, स्कूल, मीडिया, उस्ताद। तो जो ज़बान का इक्तिसाब होता है दोस्तों वो सबसे पहले घर में होता है ना। अगर ज़बान की आमोजिश की बात करता तो फिर इसका जो है क्या होता है, आंसर चेंज हो जाता और इसका जो आंसर होता है वो स्कूल होता है, यानी 2 नंबर ऑप्शन होता है। देखिए कितना बारीक फ़र्क है इस सवाल के अंदर कि अगर ज़बान के इक्तिसाब की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर 1 हो रहा है, और अगर ज़बान की आमोजिश की बात करते हो तो फिर इसका आंसर जो स्कूल हो जाता, 2 हो जाता। तो इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन को समझना जो है सीटेट में बहुत अहम होता है। दूसरा 149 देखिए, कवायद के उसूलों को याद करना इस तरीक़ेकार की बुनियाद है। यानी किस तरीक़ेकार में हम बच्चों को क्या करते हैं कि कवायद के जो उसूल हैं वो उसको हम क्या करते हैं, याद करवा देते हैं। क्या करते हैं, कवायद के उसूल याद करवा देते हैं। तो आपके ज़हन में फ़ौरन आ जाएगा कि इसका तो वही होगा, इस्तिखराजी तरीक़ा होगा। तो इस्तिखराजी तरीक़ा तो यहाँ तो ऑप्शन में है नहीं, तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं है दोस्तों। इस्तिखराजी तरीक़ा में तो ये होता है कि वहाँ कवायद के उसूल बता दिए जाते हैं, फिर उससे संबंधित जो है मिसाल लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि कवायद के उसूलों को याद करना, उसका स्मरण करना, है ना, ये किसका बुनियाद है, किस तरीक़ेकार का बुनियाद है? रास्त तरीक़ा का, कवायद का, वज़ाहती तरीक़ा का, फितरी तरीक़ा का, साख्तियाती तरीक़ा का। तो रास्त तरीक़ा का मतलब है डायरेक्ट मेथड का, कवायद का वज़ाहती तरीक़ा, ये जो है व्याकरण का जो है व्याख्या विधि है, इसका ये तरीक़ा है कि हम क्या करते हैं, बच्चों को कवायद पहले याद करवा देते हैं, फिर बच्चे को कवायद समझाते हैं। तो ये इसकी बुनियाद है। जो कवायद का वज़ाहती तरीक़ा है वो ये कहता है कि पहले बच्चों को कवायद याद करा दिए जाएँ, फिर उसको बच्चों को कवायद सिखाए जाएँ, समझाए जाएँ, और उसके बाद उसके उदाहरण लिए जाएँ। तो ये जो कवायद का वज़ाहती तरीक़ा है। और लास्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आज का वो ये है कि ज़बान की आमोजिश में कोई अहमियत नहीं होती है। कि ज़बान की आमोजिश में किसकी कोई अहमियत नहीं होती है? ख़ुद एतमादी की, यानी आपकी जो ख़ुद एतमादी है, आपका जो विश्वास है, इसकी कोई अहमियत नहीं होती है। दूसरा है आमोजिशी रवैये की, यानी आपके अधिगम का जो तरीक़ा है उसकी। तीसरा है तर्जमा की, यानी उसके अर्थ की, उसके मीनिंग की। और चौथा है तरकीब की, यानी तरतीब की, है ना, तरकीब की। तो आप जानते हैं कि ज़बान की आमोजिश में जो है
तर्जमा की यानी मीनिंग की, अर्थ की कोई अहमियत नहीं होती है। खुद एतमादी तो ज़रूरी है कि जब तक बच्चे के अंदर खुद एतमादी नहीं होगी तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। उसका जो आमोजिशी रवैया है, उसका जो लर्निंग स्टाइल है वो भी ज़रूरी है, और तरकीब भी ज़रूरी है। तरकीब इसलिए ज़रूरी है कि जब तक बच्चा हर्फ को नहीं जानेगा तो वो लफ्ज़ को नहीं जान सकता, जब लफ्ज़ को नहीं जानेगा तो बच्चा जुमले को नहीं जान सकता, और जुमले को नहीं जानेगा तो वो इक़्तिबास को और कहानियों को कैसे पढ़ेगा। तो ये क्या होता है, उसका तरकीब उसकी होती है। तो ये तो ज़रूरी है, लेकिन तर्जमा जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। ज़रूरी ये भी है लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना कि ये 3 है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन मैंने बहुत कम वक्त में जो है इसको करने की कोशिश की है, ताकि आप जो है कम समय में आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। अगर आपको कहीं पे ऐसा लगता है कि इसका किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करें, ताकि मैं अगली कक्षा में जो है उसको सुधार सकूं। दोस्तों मैं अभी नया इस पे क्लास ले रहा हूं यूट्यूब पे, तो मुझसे बहुत सारी कमियां कोताहियां रहती हैं, तो आप लोग उसके बारे में कमेंट करके मुझे मशवरा दे सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और खूब तैयारी कीजिए।